आयोजकों का शुक्रिया कि इस मंच से पूना फिल्म संस्थान FTII को प्रतिनिधित्व मिला और आप सभी को सलाम। दोस्तों, पिछले वर्ष 2015 में जून से अक्टूबर महीने के बीच FTI में चले संघर्ष के साथ अकादमिया में कमतर लोगों की नियुक्ति, राष्ट्रवादी जातिवादी दहशतवाद और लोकतांत्रिक अधिनायकवाद, अव्यक्ति आजाद सोच को रोकने के खिलाफ विद्यार्थी, नौजवान, अकादमिक जगत और उदारवादी चेतना से लैस आम जनमानस लगातार चुनौती पेश कर रहा है। एक तरीके से विपक्ष सड़क पर विकसित हो रहा है। इस विपक्ष की वैचारिक कसौटी है संविधान के कुछ आधारभूत मूल्य। परंतु यह विपक्ष मात्र तत्कालिक सत्ता परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन के द्वारा कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, जैसा कि अतीत में विभिन्न आंदोलनों के साथ हुआ है। क्या यह विपक्ष वह दबाव भी बना पाएगा जिससे कुछ मूलभूत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को गति मिले? बिना आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के राष्ट्रवादी दहशतवाद एवं जातिवादी दहशतवाद की आड़ में जो कारपोरेट हित संरक्षित करने की राजनीति चल रही है, उससे लंबी लड़ाई संभव नहीं है। इस क्रम में आज का विद्यार्थी नौजवान कुछ मुद्दों से टकराने की जरूरत महसूस करता है। अक्सर इन मुद्दों के प्रति मुख्य धारा के राजनीतिक समुदाय सुविधाजनक आंख मूंद लेते हैं। इनमें पहला मुद्दा है भूमि सुधार और OBC रिजर्वेशन के अंतर्गत शिल्प से संबंधित अति पिछड़ी जातियों का अलग से वर्गीकरण। इस मुद्दे को विमर्श में लाते ही मात्र सत्ता परिवर्तन के लिए दलित बहुजन अल्पसंख्यक गठजोड़ का जो बनावटी ताना बाना है वह टूटेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यवर्ती भूस्वामी व्यापारिक जातियों के हित कारपोरेट हित के साथ कदम ताल मिलाते हैं। इसी के साथ नव ब्राह्मणवाद या जातिवादी दहशतवाद के ये नए रहनुमा हैं। तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश तक इसे देखा जा सकता है। इसी के साथ नीतीश लालू यादव की भूमि सुधार पर D बंदोपाध्याय की रिपोर्ट पर चुप्पी गौरतलब है। कहा जा सकता है कि जाति के अंदर वर्ग की अवधारणा को समझना होगा। यहीं पर अंबेडकर एवं मार्क्सवाद कहीं ना कहीं मिलते दिखाई देते हैं। जब देश का 85% परिवार 10,000 रुपए और 75% परिवार 5,000 मासिक आय के नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसी सोच को और भी मजबूत करने की जरूरत है। इस क्रम में दलित अस्मिता की राजनीति को अन्य दलित तबके, विशेषकर द्विज दरिद्र को भी साथ में लाना होगा। दलित अस्मिता की राजनीति में असंतोष का होना स्वाभाविक है, पर घृणा एवं प्रतिशोध की जगह पर मानवीय संवेदनशीलता को विस्तारित करने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीन संदर्भों में पब्लिक सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। RSS के साथ लड़ाई के संदर्भ में इतिहास को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। इस क्रम में इतिहास की वैज्ञानिक समझ को प्रसारित करने की जरूरत है। परंतु एक तरफ जहां RSS हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम विरोध और प्राचीन भारतीय गौरव के चौखटे में इतिहास की अवैज्ञानिक मनमानी व्याख्या करता है, तो वहीं दलित अस्मिता की राजनीति भी ब्राह्मणवादी चौखटे में यह अवैज्ञानिक मनमानी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। एक दलित चिंतक जब गांधी, नेहरू के साथ TN रेड्डी एवं नंबूदरीपाद को हिंदू ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं RSS के एजेंडे को मजबूती देता है। आज के नौजवान इतिहास की सम्यक वैज्ञानिक विश्लेषण व्याख्या को तरजीह देना चाहता है। मुस्लिम बुद्धिजीवी शिक्षक एवं मध्य वर्ग को इस्लामिक कट्टरता से टकराने की जरूरत है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सूफी, कादियानी, अहमदिया और अन्य उपसंप्रदाय को इस्लाम का हिस्सा बनाने पर उन्हें झिझक नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, कोई भी व्यक्ति विचारधारा की पितृ छाया से निकलकर उसकी आलोचना करते हुए उनके अवदानों, उपलब्धियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। RSS अमित शाह का कांग्रेस मुक्त भारत, जो कि वास्तव में नेहरू मुक्त भारत है, कहीं ना कहीं अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के भारत को खारिज करता है। फिलहाल आज की लड़ाई का पहला कदम नेहरू युक्त भारत बचाने का है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमने यह लड़ाई देर से शुरू की है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ ही यह लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। इसकी आहट गांधी जी की हत्या के समय भी मिल गई थी। अब मैं कुछ FTI के आंदोलन के बारे में भी बोलूंगा और फिर वक्तव्य अपना समाप्त करूंगा। दोस्तों, 12 जून 2015 को FTI का आंदोलन शुरू हुआ
अकादमिया में कुछ कमतर लोगों की नियुक्ति की गई थी और इसके साथ 28 अक्टूबर 2015 तक 139 दिन चला। हिस्टोरिकल डायमेंशन में पहली बार एक ऐसी संस्था पर आक्रमण किया गया था जिसके स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स थे। आपको मैं बताना चाहूंगा, हम विद्यार्थी जो कुछ लोग इसको लीड कर रहे थे, हमको मालूम था कि यह रिजल्ट जो है इन कमतर लोगों के परिवर्तन का इस सरकार से संभव नहीं है, लेकिन हमने इतिहास के गति में हमें मौका मिला था कि प्रतिरोध की आवाज उठाई जाए और हम सारे विद्यार्थी मिलकर के प्रतिरोध के आवाज को उठाए और एकेडमिया के कमतर से आगे जाकर के इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से सिंचित किया। दोस्तों, 18 जून को हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हुई। हमारे जो है सीनियर्स बॉम्बे से आए, केरला से आए, हर जगह से आए और उन लोगों ने हमको कहा कि ये गवर्नमेंट झुकने वाली नहीं है। ICHR से लेकर के IIT मद्रास में थोड़ी पॉलिटिक्स की संभावना थी, बहुत छोटा मुद्दा था इसलिए वहां पे भले झुक गई हो, लेकिन इसमें नहीं झुकने वाली है। ICHR, ICCR ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिया और तो हमने उस दिन बोला निश्चित रूप से यह सरकार नहीं झुकेगी, हमें मालूम है, लेकिन हमें अपना प्रतिरोध जारी रखना है और उस हद तक जारी रखना है जिस दिन हमें नहीं लगेगा कि संघर्ष, विराम संघर्ष में आज विराम की जरूरत है, फिर से संघर्ष शुरू करेंगे। दोस्तों, एक ऐसे ही ऑडिटोरियम है FTI में, सारे लोग बैठे हुए थे। बोला गया कि आपको नक्सलाइट बोला जा रहा है, आपको वामपंथी बोला जा रहा है, आपको अहिंदू ऑर्गेनाइजर पत्रिका बोली जा रही है। हमने उस दिन बोला कि कक्षा 8 की, क्लास 8 की सिविक्स की एक बुक होती है, उसमें संविधान के कुछ पैरामीटर हैं, या उस पैरामीटर के कसने पे हम नक्सलाइट हैं, हम गैर राष्ट्रवादी हैं, तो निश्चित रूप से हम नक्सलाइट हैं, हम गैर राष्ट्रवादी हैं। साथियों, इस आंदोलन को बहुत ही क्रिएटिव रूप से आगे बढ़ाया गया। इस क्रिएटिविटी के बारे में आप लोग फेसबुक और मीडिया से देखे होंगे। हमने अल्टरनेटिव क्लासेस शुरू की, हमारे सीनियर आते थे। विस्डम ट्री हमारे FTI के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है, उसके नीचे वर्कशॉप लेते थे, कविताएं लिखी जाती थीं। इसके अतिरिक्त सेमिनार और लेक्चर बुद्धिजीवियों के किए जाते थे। साथियों, इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। पुणे में पहली बार एक प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी बनी, प्रोग्रेसिव विद्यार्थियों का मंच बना और इस मंच के माध्यम से जब पतित पावन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हमारे संस्थान के सामने आकर के धमकी देते थे, तो घर की गृहिणी जो काम करने वाले लोग हैं, जो वो महिलाएं जो जाकर के खाना बनाती हैं, ऐसे ट्रेड यूनियन आकर के दूसरे दिन हमारे पक्ष में खड़े होते थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पुणे का सिविल सोसाइटी, पुणे का विद्यार्थी सोसाइटी। महाराष्ट्र में किसी भी संस्थान में स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं है। FTI केंद्रीय संस्थान है, स्टूडेंट एसोसिएशन है। इस आंदोलन के माध्यम से हम फर्गुसन कॉलेज, BMCC, MCC इन सब जगहों की यात्रा किया और यहां पर भी स्टूडेंट्स को गोलबंद किया और आज वहां भी एक प्रतिरोध की परंपरा विकसित हुई है। दोस्तों, ये 139 दिन बहुत बेहतरीन रहे। एक तरीके से कहा जाए, मेरा नवंबर 2014 में कार्य एकेडमी समाप्त हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों एकेडमिक काउंसिल का न्यू सिलेबस का मेंबर होने के नाते जून तक मुझे रुकना पड़ा और जून में यह स्ट्राइक शुरू हो गया। मैं कहना चाहूंगा, अगर ये 139 दिन से मैं व्यक्तिगत रूप से अछूता रहता तो आज वो मैं नहीं होता जो मैं यहां पर हूं। हाँ, इसने हमारे व्यक्तित्व को भी परिवर्तित किया है। इस क्रम में हमने बहुत से स्लोगन बनाए। डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की नाम की एक टर्म भी इजाद किया। हो सकता है राजनीति शास्त्र में यह टर्म कहीं रहा हो, लेकिन उस समय सबकॉन्शियसली ही सही हमने लोकतांत्रिक तानाशाही, लोकतांत्रिक अधिनायकवाद, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का एक नारा दिया। इसके साथ ही हमारे ऊपर भी व्यक्तिगत आक्रमण हुए, फेसबुक से लेकर के अनेक प्रकार की धमकियां मिली। इन सबसे न डरते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और हमने इस दौरान एक स्लोगन दिया था जिसको आज कई जगहों पर गाया जाता है। मैं उस स्लोगन के साथ समाप्त करूंगा। हमने ये सुना है कि जिनको चुना है कहने वो लगे हैं, पूछना मना है। शुक्रिया।